हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लैपर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार पोएम के बारे में, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। दोस्तों, ये पोएम के जो पोएट हैं हमारे जेम्स कर्कअप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। बेसिकली जेम्स कर्कअप एक इंग्लिश पोएट हुए हैं, ट्रांसलेटर भी हुए हैं, एक ट्रैवल राइटर भी हुए हैं। And he wrote over 45 books, including autobiographies, novels, and plays. He wrote under many pen names, including James Faulkner, Aditya Jha, John Honda, Andrew James, Tycho Kawai, Felice Liston, Edward Rayburn, and IVB. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जेम्स कर्कअप ने काफ़ी ज़्यादा पेन नेम्स यूज़ किए हैं विद द पैसेज ऑफ हिज करियर, राइट। जैसे जैसे वो लिखते गए, उन्होंने अपने पेन नेम्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और अकॉर्डिंग टू वर्क चेंजेस किए हैं। और एक जेम्स कर्कअप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है दोस्तों, इनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का केस भी लगा था। ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी हम बोलते हैं एक तरह से किसी धर्म की निंदा करना, किसी धर्म को बुरा भला कहना या क्रिटिसिज्म करना किसी भी धर्म का। तो इनके ऊपर ब्लास्फेमी केस भी हो चुका है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा अल्टीमेटली एक राइटर बहुत बढ़िया है, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ वेरी गुड, बट ऐसा भी नहीं है कि इनका भगवान में विश्वास नहीं था। ये कुछ चीज़ों के खिलाफ थे, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा इसको पॉलिटिकल और थोड़ा रिलीजियस इनकी कहानियों को बनाना शुरू कर दिया और रिजल्टिंग विच इनके ऊपर एक ब्लास्फेमी केस हो गया। खैर, वो हमारे टॉपिक की बात नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन पोएम नो मैन आर फॉरेन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। इस पोएम को बड़े अच्छे से हमने आज पढ़ना है। तो ये पोएम का जो मोटिव है वो क्या है? यहाँ पे बेसिकली द पोएट ही वांट्स टू से दैट ऑल मेन आर सेम, ऑल मेन आर इक्वल। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक कंट्री से बिलोंग करता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक कंट्री से बिलोंग करता है। असल में हम एक धरती से बिलोंग करते हैं दोस्तों, एक धरती से। हम सेम धरती के ऊपर रहते हैं, भले ही हमारे देश अलग हैं, हमारा खून एक जैसा है। इंसान के अंदर सभी क्वालिटीज़ भगवान ने सेम दी हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि एक ऐसा भाईचारा जो सभी देशों के बीच में हो, कोई बॉर्डर ना रहे, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर किसी देश में आम तौर पर लोगों को मारा ना जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे मानवता को, मनुष्यता को नुकसान हो। तो ये जो आइडिया है ये बड़ा ही यूनिक है इनका। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम, ऑल पीपल, ऑल मेन आर सेम, दे ईट, लिव, डाई द सेम वे। यानी कि हम पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिंदगी जीते हैं और सेम वे में मर जाते हैं। एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा इन इक्वल मेजर। अब यहाँ पे ये एक और कंसेप्ट भगवान का, अब यहाँ से समझ आ जाता है कि ये भगवान में विश्वास रखते थे, राइट। ये कहते हैं कि भगवान ने सभी चीज़ें, कुदरत के द्वारा बनाई गई सभी चीज़ें भगवान ने इक्वली हमें दी हैं, राइट। जितनी भी कुदरती चीज़ें दुनिया में पर्याप्त हैं, हमें इक्वली मिली हुई हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम। हम ये भी कह सकते हैं कि एक शांति पोएम है, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि इस पोएम के द्वारा वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कितना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसके पहले स्टैंजा की तरफ। दोस्तों, पहले स्टैंजा में कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब यहाँ पे वो बताते हैं, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री इज फॉरेन, सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द बॉर्डर्स फ्रॉम द अर्थ विच हैव बीन इरेक्टेड टू सेपरेट डिफरेंट कंट्रीज। वो कहते हैं कि
बॉर्डर्स यानी कि जो हम प्रैक्टिकली फिजिकल बॉर्डर्स को जो देखते हैं मैप्स के अंदर, वो इनको अलग करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही बॉर्डर्स हैं जिसकी वजह से आज देश बंटे हुए हैं। देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन, तब कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं रहेगी। वी विल फील every country as our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belongs to one human race. अब बहुत ही सिंपल शब्दों में पोएट हमें सीधा सीधा ये बता रही हैं, एक स्टेटमेंट की तरह ही मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमें ये फील करना चाहिए कि हमारी एक ही कंट्री है, एक ही देश है, जो कि ये धरती है, कोई भी बॉर्डर्स नहीं है, सभी एक दूसरे के भाई बहन की तरह हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि सबका पिता एक है। तो वो यहाँ पे इस कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड बी फ्री टू मूव अराउंड। द पोएट वांट्स टू से दैट द entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race, यानी कि हमारी एक ही जाति है, एक ही पहचान है कि हम humans हैं। Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. वो कहता है अलग अलग देशों के सिपाही अलग अलग वर्दियाँ, अलग अलग यूनिफॉर्म बेशक डालते हैं, लेकिन उनके नीचे का जो इंसान है, उस वर्दी के अंदर का जो इंसान है वो सेम है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो किसी और कंट्री का हो। गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे। भगवान ने बनाने वाले ने यानी कि भगवान ने हमें सबको सिमिलर वे में एक आम तरीके से बनाया है और सभी को सेम तरीके से बनाया है। ऑल ब्रीथ इन द सेम वे, सभी सेम तरीके से ही सांस लेते हैं। देन ही सेज दैट ऑल सोल्जर्स आर आवर ब्रदर्स, वी वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ एंड अपॉन आवर डेथ शैल लाई इन द ग्रेव इन द सेम अर्थ। दोस्तों वो कहते हैं कि हम सभी सोल्जर भाई यानी कि जितने भी सिपाही भाईचारा है हमारा, चाहे हम आम लोगों की ज़िंदगी एज अ सिटीज़न बात करें या फिर सिपाहियों की बात करें, हम अपनी माँ की यानी कि जो माँ हमारी कौन है, धरती माँ। तो वो कहता है ये हमारी धरती माँ है, हमारी माँ है, इसी के ऊपर हम चलते हैं और जब हम मर जाते हैं तो इसी के अंदर हम समा जाते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पोएम है। स्टैंजा नंबर 2 में जेम्स क्लर्क क्या कहते हैं, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, देयर हैंड्स आर अर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये किसकी बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं। दे यहाँ पे किसको कह रहे हैं, दे रेफर्स टू द पीपल हु बिलोंग्स टू other countries, who belong to other countries. We call them foreigners and discriminate them and fight with them also. The poet says that nature has given all the bounties to all people also, just like he has given to us. वो कहते हैं कि कोई भी बाहर का इंसान होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं कि नहीं ये हमारे देश का नहीं है। हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कलर को लेकर, क्रीड को लेकर, एथनिसिटी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपस में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मदर अर्थ है या मदर नेचर है, उसने सभी के सभी गिफ्ट हम सबको बराबर मात्रा में दिए हैं और सबको दिए हैं। सबको सूरज की रोशनी मिलती है, सबको हवा मिलती है, सबको पानी मिलता है, which means that God does not differentiate between people from different countries. इसका मतलब यही बनता है कि भगवान अलग अलग देशों से आने वाले लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते, जबकि हम इंसान ऐसा हर रोज हर पल करते हैं। We all do farming during the time of peace when there is no war. We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. वो कहते हैं जब भी
वॉर नहीं होती, जब भी कोई जंग नहीं लड़ी जाती, जब भी कोई विद्रोह नहीं होता, हम सभी क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं, बहुत शांति से जीते हैं, खाना उगाते हैं जो नेचर ने हमें दिया है और हम उसे खाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। Further, he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. यानी कि वो कहता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की सोचें, जहाँ के वो खुद हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जब विंटर टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हम इंडियंस को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि जब विंटर सीजन आता है तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जो ये विंटर है और जो भूख है, यानी कि आम लोग जब भूख से तड़पते हैं ड्यूरिंग द वॉर, जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो ये भी तो सेम है ना, सभी के साथ होता है। ये तो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीज़ भी सभी के साथ होती है। इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, मतलब दूसरे देशों के लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उनको भी बेचारों को भर पेट खाना नहीं मिलता, खेतों के खेत तबाह हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same. वो कहता है फिर हम सेम नहीं हुए। अगर हम सिचुएशन सेम फेस करते हैं, सेम हम मुसीबतों का, मतलब एक जैसी मुसीबतों का हम सामना करते हैं, तो क्या फिर हम सेम नहीं हुए? क्या हम ब्रदर नहीं हुए? And then the poet says that even their hands are same as ours. They work very hard just like we do. वो कहता है उनके हाथ भी तो हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ में अपने सर्वाइवल के लिए, वैसे वो लोग भी करते हैं जो दूसरी कंट्रीज में हैं। ही इज गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू कन्वे टू द रीडर, यानी कि हमें बताना चाहते हैं दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अस द एंड द पीपल बिलोंगिंग टू एनी अदर कंट्री। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जेम्स कर्कअप, कि हम में और दूसरे देशों के लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। जो कि हमने बनाए हैं यहाँ पर, वो भी भगवान ने बनाकर नहीं भेजे हैं। स्टैंजा 3 में दोस्तों जेम्स कर्कअप कहते हैं, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। द पोएट आस्क द रीडर टू रिमेंबर समथिंग। वो कहता है हमें, यानी कि जो रीडर्स हैं, हम लोगों को पोएट कहता है कि तुम्हें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, that we should keep in mind that people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. वो कहता है जिन दूसरे देशों के लोगों को हम अपना दुश्मन मान बैठते हैं, हम अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, वो भी तो उसी भगवान ने बनाए हैं जिसने हमें बनाया है। अपीयरेंस भी तो उनकी सेम है जैसे हमारी है। God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. वो कहते हैं जब हम जाग रहे होते हैं वैसी ही सेम आंखें हमें दी हैं, वैसी उन्हें दी हैं। जब हम जाग रहे हैं हमारी आंखें खुली हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो क्या हम सिमिलर नहीं हैं? He has given them strength which we can win through love. वो कहता है उन्हें भी एक ताकत मिली है, हमें भी एक ताकत मिली है, और वो ताकत है प्यार की, और प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। यहाँ पे पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। देन ही सेज दैट इन एवरी कंट्री, इन एवरी लैंड देयर इज वन कॉमन थिंग दैट इज लाइफ। यस दोस्तों, जिंदगी ये कॉमन है। हम किसी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, अपने घर से हज़ारों लाखों मील दूर चले जाएं, हमें लाइफ, जिंदगी हर एक जगह मिलेगी। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग। लाइफ से यहाँ पे क्या मतलब है उनका? वही सारी चीज़ें जो जीवित हैं, जो सांस लेती हैं, जिंदा हैं। And if we can recognize them, and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. वो कहता है अगर हम ये चीज़ समझ पाएं कि उनकी फीलिंग्स भी हमारे जैसी हैं, और इस चीज़ को महसूस कर पाएं कि वो भी हमारे जैसे हैं, जो दूसरे देशों में लोग रहने वाले हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर शांति होगी। कोई भी किसी के साथ नहीं लड़ेगा, कोई भी मारकाट नहीं होगी। Now stanza 4.
दोस्तों स्टेंजा 4 में वो बताते हैं, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब यहाँ पे डिस्पोजेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्राइव, किसी को छोड़ देना, अबैंडन कर देना, डिसलॉज कर देना। तो यहाँ पे पोइट क्या बता रहे हैं, ही सेज दैट we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think of someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. वो कहते हैं जब भी कोई हमें ऐसे बोलता है कि ये दूसरी कंट्री का या दूसरे देश का व्यक्ति है, दूसरे देश का सोल्जर है, इससे नफरत करनी है हमने, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को, दोस्तों याद रखिएगा कि हम अपने आप को अपने आपे से बाहर कर देते हैं, हम अपने आप को ही त्याग देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं, हम अपने आप के साथ ही चीट कर रहे हैं। वी चीट आवरसेल्व्स, अपने आप को, खुद को धोखा दे रहे हैं। वी कंडेम आवरसेल्व्स, अपने ऊपर ही हम पाप चढ़ा रहे हैं। He says that we should stay away from such negativity. ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। We should not consider anyone to be our enemy. हमें किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। During a war, both the parties must bear the loss. क्योंकि जब भी कभी लड़ाई होती है तो दोनों ही तरफ का नुकसान होता है। एंड दैट इज वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज नॉट इन आवर फेवर। ही सेज दैट व्हेनेवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन वी शुड रिमेंबर वन थिंग। वो एक चीज क्या है कि इस लड़ाई से, इस जंग से कभी किसी का फायदा नहीं होता दोस्तों। तो स्टेंजा 5, अब लास्ट में यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करें, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, पोल्यूटेड करना, बहुत ही गंदा कर देना किसी चीज को। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। नाउ यहाँ पे वो प्योरिटी है जो, जब भी हम यहाँ पे जो डिफाइल वर्ड आया था वो कहते हैं कि पोल्यूट करते हैं, हम धरती को गंदा करते हैं, और इसी वजह से हम प्योरिटी को, हमारी धरती माता की प्योरिटी को वायलेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेन एवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनीवन वी मेक द अर्थ डर्टी, because weapons kill people and their bodies which fall on earth make it dirty. because हम ये चीज़ भली भांति समझ सकते हैं कि जब भी कोई इंसान मरता है, हम किसके बच्चे हैं, पोइट कहता है हम इस भगवान के बच्चे हैं और ये धरती हमारी माता है। जब हम इसी के ऊपर मर के हमारी बॉडीज गिरती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता होगा, हमारी धरती माता को ही, और हम उसको गंदा कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे ही हम किसी को अपना दुश्मन समझ के उसका खून बहा देते हैं। Whenever war happens, it leads to a lot of bloodsheds, fires and death. वो कहते हैं जब भी लड़ाई छिड़ती है किसी दो देशों के, तीन देशों के बीच में, तो हमेशा क्या होता है, ब्लडशेड, खून खराबा होता है, आग लग जाती है, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। These dead bodies accumulate on the earth and it make it impure. स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली अगर हम फिजिकली भी देखें तब भी ये जो डेड बॉडीज हैं ये हमारी धरती का अपमान करती हैं, ये उसको इम्प्योर कर देती हैं। द फायर ऑफ वॉर विच इरप्ट्स, द स्मोक विच कम्स आउट, द डस्ट which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. अब प्रैक्टिकली पोएट यहाँ पे हमें ये बता रहा है, जब कहीं पे भी लड़ाई होती है, बम फूटते हैं, कोई भी ब्लास्ट वगैरह होते हैं, जो स्मोक, जो धुआं उड़ता है वो सारे का सारा कहाँ जाकर मिलता है, हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में, और उससे होता क्या है, अल्टीमेटली जो प्योरिटी ऑफ एयर है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, इट पोल्यूटेड। So, with all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. और इन्हीं चीज़ों के साथ पोएट हमें अंत में ये कहता है कि हमें कभी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, एक जंग का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्यार फैलाइए,
भाईचारे को फैलाइए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कंसेप्ट को और ज़्यादा प्रवोक कीजिए और ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। Finally, he ends the poem by writing the first line in verse and saying that remember, no men are foreign and no countries are strange. दोस्तों जल्दी जल्दी इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने पोएम में देखा, देयर इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम इन दिस पोएम। सो ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई एक पोएम है। अब करते हैं एलिट्रेशन के बारे में बात। एलिट्रेशन का जो कंसेप्ट है यहाँ पे स्टैंजा 1 और 2 में यूज हुआ है, जो वो कहते हैं बॉडी ब्रीथ्स। बॉडी और ब्रीथ्स ये दो शब्द आए हैं जिनमें ब का साउंड रिपीट हुआ है 2 बार, तो ये क्या हुआ, एलिट्रेशन। वैसे ही स्टैंजा 2 में वॉर्स विंटर, यहाँ पे W जो वर्ड है और यानी कि साउंड है व, ओपन राउंडेड लिप्स से हम इसके साउंड को बोलते हैं व, ये साउंड भी रिपीट हुआ है और ये है एलिट्रेशन। मेटाफर को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यूज किया है जेम्स कर्कअप ने। यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये भी एक मेटाफर है, बिकॉज वो कहता है कि यूनिफॉर्म तो सिर्फ ऊपर की दिखने वाली है, अंदर तो इंसान सेम है ना। वॉर्स टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन, यहाँ पे स्टैंजा 2 के अंदर ये चीज बोली गई है कि जो जंग का समय है, यहाँ पे एक आर्कीटाइप में कहूँगा यूज किया गया है। वॉर का जो टाइम है उसको विंटर सीजन यानी कि सैडनेस, डेथ, डूम, इन चीज़ों के साथ उसने कंपेयर किया है। रेपिटेशन दोस्तों यहाँ पे हुई है, इट इज़ यूज्ड इन द एंटायर पोएम। रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 times in this poem. Remember, no men are strange, no country is foreign is repeated in stanza 1 and stanza 5. Enjambment हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, running lines of poetry from one line to next line without using any kind of punctuation to indicate a stop. Instances of enjambment in this poem, यानी कि जब भी कभी enjambment आती है तो दोस्तों स्पेसिफिकली किसी 1-2 स्टैंजा में जिसमें भी आती है तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता एक स्टॉप दिखाने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, स्टैंजा 1 में लाइन 2, 3 एंड 4 में यूज किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंजा नंबर 1 में लाइन 2, 3 और 4 में यूज किया गया है एंजैम्पमेंट को। फिर स्टैंजा 2 में लाइन 3 एंड लास्ट वाली लाइन के अंदर यूज किया गया है। स्टैंजा 3 के अंदर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड 3, इन तीनों लाइन के अंदर देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क। स्टैंजा 4 में लाइन 1 एंड 2 यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे भी एंजैम्पमेंट बनती है। और लास्ट स्टैंजा जो स्टैंजा नंबर 5 था, वहाँ पे दूसरी और तीसरी लाइन के अंदर भी कोई भी मैं कहूँगा कि कोमा या फुल स्टॉप या पॉज वगैरह नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पोएट, बिकॉज ही इज़ यूजिंग एंजैम्पमेंट टू शो दिस। सो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी कि NCERT सॉल्यूशंस हैं जो इस पोएम के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का मैंने लिंक डाला है, उस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्हीं नोट्स को, यही PDF कॉपी को, यानी कि जो भी NCERT क्वेश्चंस हैं उसकी PDF कॉपी को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।